सभी को नमस्कार। आज से हम लोग 29 दिसंबर 2021 को आयोजित हुए सीटेट परीक्षा का PYQ करेंगे। तो आइए देखते हैं। आज का पहला सवाल कहता है, निम्नलिखित विशेषताओं वाली गुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इनमें 3 अंक है, वह 2, 3, 7 से विभाजित हो सकती है लेकिन 5 से नहीं। फिर कहता है, यह सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या जिसमें नंबर 2 में दी गई, ये जो दो में दी गई विशेषता है और इसके पहले और आखिरी अंक का योग बीच के अंक के बराबर है। पहले और आखिरी अंक का योग बीच के अंक के बराबर है। तो देखिए 3 अंकीय संख्या, तो हम ऑप्शन में देख लेंगे कि क्या क्या हमको दिया गया है। 210 है, 231 है, 132 है और 462 है। इसमें 3 अंकीय है तो सभी 3 अंक का है, ये तो फॉलो हो गया। इसमें चलते हैं कि जो 2, 3, 7 से विभाजित हो लेकिन 5 से नहीं हो, तो इसको हम लोग 2, 3, 5, 7 से विभाजित करके देख लेंगे कौन किससे विभाजित होता है और कौन किससे विभाजित नहीं होता है। 2 से विभाजित, 3 से विभाजित, 7 से विभाजित और 5 से तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इससे नहीं होना चाहिए। चलिए 2 से विभाजिता का हम नियम बताए हुए हैं। ये 2, 3 से जो ये सब जो विभाजिता का जांच होता है, इनका हम बेसिक कंसेप्ट क्लास में हम बता चुके हैं। यदि आपको समस्या है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसिक कंसेप्ट करके लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप उस क्लास को कर सकते हैं। 2 से विभाजिता का नियम है कि इकाई के स्थान पर यदि 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई एक होगा तो वो 2 से विभाजित होगा। यहाँ 0 है, इसका मतलब ये 2 से विभाजित है। यहाँ भी 2 है, ये भी विभाजित है। यहाँ 2 है, ये भी विभाजित है। ये विभाजित नहीं होगा क्योंकि इकाई स्थान पर 2, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक नहीं है, ठीक है। अब 3 से विभाजिता का नियम हम बताए हुए हैं कि सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगा। तो इसको हम जोड़ते हैं, 0, 1, 2, 2, 1, 3, 3 से विभाजित है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित होगा। 3, 2, 5, 1, 6, 6 3 से विभाजित है, इसका मतलब ये 231 संख्या भी 3 से विभाजित होगा। यहाँ देखिए 3, 2, 5, 1, 6, 6 3 से विभाजित है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित होगा। 6, 4, 10, 2, 12, 12 3 से विभाजित है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित होगा। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, 5 से विभाजिता का हम नियम बताए थे कि जिसके इकाई स्थान पर 0 और 5 हो। तो 0 और 5 कहाँ कहाँ है? एक यहाँ पर 0 है और कहीं 0 चाहे 5 नहीं है, मतलब ये 5 से विभाजित है। और कहता है कि 5 से विभाजित नहीं होना चाहिए, तो ये तो 5 से विभाजित हो गया, मतलब ये ऑप्शन यहीं पर क्रॉस हो गया। अब ध्यान दीजिए, कहता है कि 2, 3, 7 से विभाजित होना चाहिए। ये ऐसा संख्या है कि 2 से ही विभाजित नहीं है। अब आगे क्या देखें, 2, 3, 7 तीनों से विभाजित होना चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन 2 से ही विभाजित नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी यहीं खत्म हो गया। अब यहाँ पर हम देख लेंगे, तो यहाँ पर तो ये तो 5 से विभाजित नहीं हुआ ये तीनों, ठीक है, तो इस तीनों पर चर्चा करेंगे और ये ऑप्शन तो निकल ही गया आपके विशेषता के अनुसार। अब इन दोनों पर हम विचार करेंगे। दोनों में देखेंगे कि 7 से दोनों में कौन कौन विभाजित है। तो 7 से इसमें भाग लगाइएगा, 132 में 7 एकम 7, 62 है ना, 7 8 56 लगता है, ये 6 शेष बच जाता है। ये संख्या 7 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका निकल गया। इसमें 7 से भाग दीजिएगा तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 7 6 के 42, फिर 7 6 के 42, पूरा विभाजित हो गया, यानी ये बिल्कुल सही है। यानी कि 462 ही एक ऐसा संख्या है जो 2 से भी विभाजित हुआ, 3 से भी विभाजित हुआ और 7 से भी विभाजित हुआ, 5 से नहीं हुआ, यानी ये सब नियम को फॉलो कर रहा है। अंतिम लाइन जो कहता है कि इसके पहले और आखिरी अंकों का योग बीच के अंक के बराबर है, तो 462 में हम देख लेंगे, पहली और आखिरी को जोड़ेंगे तो 4 2 6 बीच वाले के बराबर है, मतलब कि 462 सभी नियमों का पालन कर रहा है। इस तरीका से ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल कहता है कि 1 किलोमीटर का 2/5वां भाग बराबर होगा। सवाल जो लिखा हुआ है हम इसी को यहाँ से यहाँ लिख देते हैं। 1 किलोमीटर का 2/5वां भाग, 2/5वां भाग 1 किलोमीटर। हम जानते हैं चूंकि 1 किलोमीटर जो होता है ना वो 1000 मीटर के बराबर होता है। इसके बदले हम लिख देंगे 1000 मीटर। 1000 मीटर का अर्थ होता है गुना, 2/5वां का अर्थ होता है 2/5। 5 से ये हो जाएगा विभाजित, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 शून्य इस पर बैठ जाएगा, 200 मीटर हो गया। ये 200, ये मीटर यहाँ आ जाएगा 200 मीटर। तो 2 दूनी 400 मीटर, बटे यहाँ 1 बचेगा, तो 1 बटे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि 400 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। इसको भी नोट कीजिए। अगला सवाल कहता है कि 25,351 और 3,255 में 5 के सभी अंकित मानों और स्थानीय मानों दोनों फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का योग कितना होगा। इसमें भी जो भी 5 है और इसमें भी जो भी 5 है, सभी का अंकित मान भी और स्थानीय मान भी, सभी का हम लोग का योग बताना है, यानी कि योग बताना है, यानी कि जोड़। तो पहले हम लिखेंगे 25,351, ठीक है। इस 5 का स्थानीय मान, इस 5 का स्थानीय मान, तो 5 तो रहेगा ही रहेगा। और ध्यान दीजिएगा इकाई दहाई स्थान पर है, 5 दहाई 50। ऐसे देखिएगा तो 5 के बाद एक अंक है तो 1 शून्य, ये हो गया इसका स्थानीय मान। और इसका अंकित मान कितना होगा, अंकित मान जो है वही होता है, यानी कि 5। अब इस 5 का देखिए, 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान जो है 5 दे देंगे। इसके बाद 3 अंक है तो 3 शून्य दे देंगे। ऐसे भी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 5000वां स्थान पे है तो 5000 हो गया। और इसका फिर 5 का अंकित मान, फिर 5 का अंकित मान कितना हो जाएगा, 5 ही होगा। जो होता है वही, जो अंक होता है वही उसका मतलब अंकित मान होता है। 3255 में देखेंगे, 3255 में इस 5 का स्थानीय मान, इस 5 का स्थानीय मान, 5 इकाई स्थान पर ही है तो 5 एकम 5, इसके बाद कोई अंक तो है नहीं जो सुन देंगे। इसका अंकित मान, इसका अंकित मान, तो 5 का अंकित मान 5 ही होगा। इस 5 का देखिए स्थानीय मान, इस 5 का स्थानीय मान 5 तो रहेगा ही रहेगा, इसके बाद एक अंक है यानी कि 1 शून्य हो जाएगा। ऐसे भी ये 5 जो है इकाई दहाई स्थान पर है, 5 दहाई 50। और इस 5 का जो है अंकित मान, 5 का अंकित मान क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। तो स्थानीय मान जो है ना वो स्थान के अनुसार बदलते रहता है, लेकिन अंकित मान सभी का 5 ही होगा। अब इन सबको हम लोग जोड़ देंगे तो 50 + 5 ये हो गया आपको 55, ये हो गया आपको 5005, ये हो गया आपको 5005। यहाँ 5 5 10, 50 जोड़ 5 55, सबको जोड़ दीजिए। 55 यहाँ है 5005, यानी 5005। यहाँ है 10, यहाँ है 55, यहाँ है 10 और यहाँ हो जाएगा आपको 55। चारों को जोड़ देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। 5 5 10 5 5 5 5 10 5 15 5 हासिल 1, तो 1 हो गया। 5 5 10 1 11 1 12 का 2 हासिल 1, यहाँ शून्य है तो हासिल लिखा जाएगा 5125, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि फ्लोरा फिशिंग कंपनी हर महीने 9000 किलो ताजी मछली पकड़ती है। ताजी मछली का विक्रय मूल्य जो है 30 रुपये प्रति किलो है। बट्टे देखिए किलो दिया है, यानी प्रति किलो 30 रुपये है। और सूखी मछली का विक्रय मूल्य 120 रुपये प्रति किलो है। बट्टे देखिए किलो दिया है, यानी प्रत्येक किलो का 120 रुपये है। लेकिन जब ताजी मछली सूख जाती है तो यह अपने वजन का 1/3 भाग रह जाती है। यदि फ्लोरा सूखी मछली बेचती है तो उसे ताजी मछली की तुलना में कितने पैसे अधिक मिलेंगे। देखिए ये कह रहा है कि कुल मछली कितना पकड़ा है। ताजी मछली जो है
ये लिए हैं, पकड़े हैं 9000 किलो। ठीक है, ताजी मछली जो बिकता है वो है 30 रुपये किलो, प्रत्येक किलो का 30 रुपये। हम लिखेंगे चूंकि 1 किलो ताजी मछली, 1 किलो ताजी मछली का विक्रय मूल्य कितना है? 30 रुपया है। 30 रुपया, 30 रुपये। तो 1 किलो मछली ताजी बेचते हैं तो 30 रुपये मिलता है। यदि ये 9000 बेचें, यदि ये 9000 किलो बेचेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 1 का 30 तो 9000 कितना? तो 9000 से गुना हो जाएगा आपको 30 में। ये हो गया 9 तिया 27, 9 तिया 27, 3 1 4 0। इस पर हो जाएगा आपको 4 0। इतना रुपये मिलेगा यदि ताजी मछली बेचेंगे 30 रुपये के दर से। ठीक है, अब कहता है मछली सुखाने पर। मछली सुखाने पर क्या होता है? मछली सुखाने पर वजन क्या होता है? 1/3 हो जाता है। सूखता है तो मछली हल्की हो जाती है ना, 1/3 हो जाती है। तो मछली सूखने पर वजन कुल का 1/3 भाग हो जाता है। ठीक है, यानी कि मछली यदि 9000 किलो है, 9000 किलो है का मतलब गुना, कुल मछली कितना है? 9000 किलो का मतलब गुना 1/3 भाग हो जाता है। 3 का 3, 3 तिया 9, इस पर 3 शून्य, यानी कि मछली जब सुखाता है ना तो ये 3000 किलो ही रह पाता है। लेकिन मछली सूखने के बाद इसका दर बढ़ जाता है, उसका विक्रय मूल्य हो जाता है 120 रुपये प्रति किलो। यानी कि ताजी मछली 30 रुपये किलो, और सूखने के बाद 1/3 हो गया वजन का, इसका निकाले 1/3 तो 3000 किलो बचता है, लेकिन दाम बढ़ जाता है। तो लिखेंगे चूंकि 1 किलो सूखी मछली, 1 किलो सूखी मछली का विक्रय मूल्य कितना होगा? 1 किलो सूखी मछली का विक्रय मूल्य 120 रुपया है, 120 रुपये। ठीक है, इसीलिए सूखने के बाद मछली हो गया था 3000 किलो ना, तो लिखेंगे 3000 किलो सूखी मछली का विक्रय मूल्य हो जाएगा। जब 1 का 120 तो 3000 कितना हो जाएगा? तो दोनों गुना हो जाएगा। 3000 गुना 120, गुना करिए इसको, 12 तिया 36 पर 3 1 4 0, 1 2 3 4 0, इतना रुपये। इतना ही मछली को ताजी बेचा तो ये हो गया आपको 1 दहाई सैकड़ा हजार 2,70,000 है। इसी को सुखा के बेचा, मछली का वजन 1/3 भी हो गया, 3000 किलो ही बचा, लेकिन दाम बढ़ गया तो इसको मिल गया यहाँ पर 3,60,000। ठीक है ना, तो कहता है कि कितने रुपए इसको अधिक मिलेंगे। तो कितना अधिक होगा? तो इसमें से इसको घटा देंगे। कच्ची मछली ताजी बेची तो इतना, सूखा के बेचेंगे तो इतना, कितना अधिक हो रहा? लिखेंगे इसीलिए अभीष्ट मतलब जो मांगा जा रहा, अभीष्ट अधिकता बराबर, अभीष्ट अधिकता बराबर, इसमें से उसको माइनस कर देंगे। 360 पर 4, 360 36 पर 4 0, 2 2 4, इतना रुपये में से माइनस कर देंगे। 27 पर 4 0, 27 पर 4 0, इतना रुपये माइनस कर देंगे। तो कर दे के देख लीजिए, 3 6 4 0, 1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा 27 पर 4 0, ये कितना हो गया? 16 में 7 गया 9, यानी कि 90,000 रुपया, यानी कि 90,000 रुपये इनको अधिक मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 या 9,000 ही, माफ कीजिएगा, शून्य यहाँ छूट गया था, एक शून्य यहाँ छूट गया था। ठीक है ना, अब ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है एक स्कूल के कुल छात्रों का 4/7 भाग लड़कियां है, किसका? कुल का, और शेष भाग लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या से 200, लड़कों की संख्या से 211 अधिक है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है? बहुत ही आसान सवाल है, बस देखते जाइए। कहता है कुल का 4/7 भाग लड़कियां हैं, तो कुल कितना है ये हमको पता नहीं है, तो इसको हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, x मान लेते हैं। माना कि
कुल छात्रों की संख्या, माना कि कुल छात्रों की संख्या जो है वो x है। कितना है? x है। तो लड़कियों का संख्या कितना हो जाएगा? कुल का 4/7 भाग लिखेंगे। इसीलिए लड़कियों की संख्या कितना है? तो कुल का 4/7 भाग। कुल कितना माने हैं? x का मतलब गुना 4/7, तो 4 गुना x यानी कि 4x/7 है। कौन? लड़कियां। अब लिखेंगे पुनः लड़कों की संख्या बराबर, लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा? तो लड़की आपको मान लीजिए इतना आ गया, कुल इतना है। अभी आपको हम बोले कुल लड़का लड़की 10 है, उसमें लड़की 4 गो है, लड़की 4 है, तो क्या लड़का है? तो 10 में से 4 माइनस कर देंगे, यानी कुल में से लड़की को निकाल देंगे। तो कुल कितना है यहाँ पर? x, इसमें से निकाल देंगे, कुल में से निकाल देंगे। लड़कियों की संख्या जो है 4x/7, तो किसका बच जाएगा? लड़कों की संख्या बच जाएगा। अब इसको कर लेते हैं, यानी कुछ तो एक यहाँ भिन्न का हम लोग घटाव कर लेंगे। 1 और 7 का लघुत्तम 7, तो 1 से लगाएंगे भाग 7 में, तो 1 7 7, 7 बार में विभाजित होगा, तो 7 गुना x, ये हो जाएगा आपको 7x। यहाँ माइनस है तो माइनस, 7 एकम 7, एक बार में विभाजित होगा, तो 1 से गुना करेंगे ऊपर वाले को, तो 1 से गुना से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4x हो जाएगा। तो 7x में से 4x गया, यानी कि 3x/7 हो गया। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार। प्रश्न कहता है कि लड़कियों की संख्या कितना है? 4x/7, 4x/7। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 211 अधिक है, यानी लड़कों की संख्या में जब आप 211 जोड़िएगा तब लड़की की संख्या के बराबर होगा। स्पष्ट कह रहा है कि लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितना है? 4x/7। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 211 अधिक है, यानी लड़कों की संख्या में 3x/7 में 211 जोड़िएगा तब इसके बराबर होगा। इसीलिए हमने लड़कों की संख्या में 211 जोड़ दिया और लड़की की संख्या बराबर कर दिए। अब इसको ध्यान से देखिए, ये x वाला है, इधर ले आएंगे, यहाँ 4x/7 है, ये तो जहाँ प्लस में है ना, इधर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। इधर क्या बच जाएगा? 211 बच जाएगा। 7 7 का लघुत्तम 7 ही होता है, 7 एकम 7 एक बार में, तो 1 से गुना 4x माइनस 7 एकम 7 एक बार में, तो 1 से गुना 3x में, तो 3x ही होगा, बराबर 211। ध्यान से देखिए, 4 में से 3 गया, एगो x बचेगा, बटे 7 बराबर कितना हो गया? 211 हो गया। अब ध्यान से देखिए, 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 7 यहाँ पर क्या है? भाग में है, तो यहाँ 1 से गुना से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको आप x भी लिख सकते हैं। 7 यहाँ भाग में है, इधर आगे क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा, यानी कि x बराबर 7 से गुना, 1 7 7, 1 7 7, 7 दूनी 14। x का मान कितना आ गया? 1477। x जिसको माने थे? कुल छात्र को माने थे, यानी कुल छात्र आपको निकल गया है कितना? 1477। लेकिन सवाल आपको कहता है कि लड़कों की संख्या बताइए। क्या बताइए? लड़कों की संख्या। यदि कुल मांगता तब तो मेरा कुल आ गया था, जिसको x माने थे कुल आ गया था, लेकिन सवाल आपको कहता है कि लड़कों की संख्या बताइए। तो लिखेंगे यहाँ पर लड़कों की संख्या कितना है? लड़कों की संख्या है 3x/7, 3x/7, यानी 3 बीच में नहीं कुछ तो गुना, x का मान आपको आ चुका है 1477, तो x के बदले में 1477/7, 7 से ये विभाजित हो जाएगा। देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 7 एकम 7, 7 एकम 7, यानी ये आपको बच गया 3 गुना 211/1, यानी कि 3 से गुना कीजिए, 1 तिया 3, 1 तिया 3, 2 तिया 6/1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब हुआ कि लड़कों की संख्या 633 है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, लड़कों की संख्या मांगा इसीलिए, लड़की का मांगता तो इस पे बैठा देंगे, कुल मांगता तो कुल तो हमको आ ही गया था। ठीक है ना, सवाल पे भी ध्यान देना है और क्या क्या पूछा जा रहा है उस पर भी ध्यान देना है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक ईंट जिनकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और मोटाई 5 सेंटीमीटर है, का मूल्य 4 रुपये है। ठीक है, ईंट की लंबाई चौड़ाई मोटाई दी हुई है और सभी दिया हुआ है सेंटीमीटर में। ठीक है, और एक ईंट का कीमत है 4 रुपया। परवीन एक दीवार बनाना चाहता है जिसका आयाम इस प्रकार है: 1 मीटर ऊंचाई,
1 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर मोटाई है। इस दीवार के लिए ईंटों पर कितनी राशि खर्च करनी पड़ेगी। देखिए सुविधा के लिए समझाने के लिए हमने ईंट और दीवार पहले ही बना लिया। दोनों ही घनाभ आकृति का है, दोनों ही घनाभ आकृति का है। और घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का जो आयतन होता है या इसको धारिता बोलते हैं, इसको धारिता बोलते हैं। धारिता मतलब हुआ कि कितना इसमें मटेरियल लगा हुआ है, वो होता है आपको लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई यानी कि मोटाई। ठीक है, तो इस ईंट का दाम है 4 रुपया। ऐसा दीवार बनाना है तो कितना खर्च होगा, तो पहले हमको तो इस दीवार में कितना ईंट लगेगा वो निकालना है और फिर उसको जितना ईंट होगा उसको 4 रुपये से गुना कर देंगे। तो दीवार में कितना ईंट लगेगा और दीवार का जो आयाम दिया हुआ है वो दिया हुआ 1 मीटर ऊंचाई। तो ऊंचाई जो है ये 1 मीटर, हम 1 मीटर ले लिए। लंबाई भी 1 मीटर था और ये मोटाई जो दीवार की है वो 5 सेंटीमीटर था। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ हर चीज़ सेमी में था, यहाँ ये भी सेमी में था, लेकिन ये दिया हुआ था मीटर में। हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और यहाँ भी 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, इसीलिए कर दिए कि हर जगह सेमी था और यहाँ सेमी था, यहाँ मीटर था। तो सभी एक राशि में होगा तभी संख्या आपको प्राप्त सही से होगा। तो अब हम लिखेंगे दीवार बनाने में ईंट की, दीवार में ईंटों की संख्या, दीवार में ईंटों की संख्या, दीवार में ईंटों की संख्या। तो दीवार में जितना मटेरियल है यानी कि दीवार का जितना आयतन है, दीवार की जितना धारिता है, तो लिखेंगे दीवार की धारिता, दीवार का आयतन या धारिता मतलब कितना मटेरियल है बटे एक ईंट की धारिता, एक ईंट का आयतन या धारिता, आयतन या धारिता। एक ईंट में कितना मटेरियल है, ईंट इस दीवार में कितना लगेगा, तो इस दीवार के आयतन में इसके आयतन से भाग कर देंगे, बड़े में कम वाले से भाग कर देंगे। तो दीवार का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई भी है आपको 1 मीटर है, इसको हम सेमी में लिखेंगे 100 सेमी, सभी का इकाई 1 होना चाहिए। लंबाई भी लंबाई हो गया और ये खड़ा कितना है, ऊंचाई 100 सेंटीमीटर और दीवार की मोटाई है आपको 5 सेंटीमीटर। देखिए ये आपको मीटर में दिया गया, हम सेंटीमीटर में बदल लिए ताकि सब इकाई 1 हो, तभी आपका संख्या निकलेगा बटे एक ईंट का आयतन। तो ईंट की लंबाई कितना है, वही है लंबाई गुना ऊंचाई, इसका धारिता होता है। लंबाई है 20 सेमी गुना 10 सेमी गुना 5 सेमी। देखिए 5 सेमी 5 सेमी तो कैंसिल, सेमी सेमी कैंसिल, सेमी सेमी कैंसिल। यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल। यहाँ देखिए 10 का 10, 10 दूनी 20, 2 का 2, 50 दूनी 100, यानी कि 50 ईंट की आवश्यकता है इस दीवार को बनाने में इस ईंट से। तो एक ईंट का दाम कितना है, 4 रुपया। तो लिखेंगे चूंकि एक ईंट का मूल्य, एक ईंट का मूल्य 4 रुपये, एक ईंट का मूल्य 4 रुपये, इसीलिए 50 ईंट लगा इस दीवार में। तो 50 ईंट का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 1 का 4 तो 50 का, बढ़ रहे हैं तो गुना हो जाएगा, 50 गुना 4 यानी 5 चौके 20, 200 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल कहता है यदि एक वृत्त के व्यास को दुगुना कर दिया जाए, ठीक है, तो नई परिधि का पुराने परिधि से अनुपात कितना होगा। मान लीजिए ये एक वृत्त है, ठीक है, व्यास क्या होता है कि परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है। तो यहाँ से यहाँ की लंबाई मान लीजिए 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, डी जो है 14 है, तो 7 इधर त्रिज्या होगा, 7 इधर त्रिज्या हो जाएगा। कहता है दुगुना कर दीजिए, यानी कि ये 14 से बढ़ा के 28 कर दीजिए। 2 बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जो केंद्र से ओर गुजरती है वही व्यास होती है। मान लीजिए इसको 28 कर देंगे, यहाँ से यहाँ दूरी को 28 कर देंगे, तो त्रिज्या जो इधर हो जाएगा 14, इधर भी त्रिज्या हो जाएगा 14, यानी डी जब 28 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, आधा होता है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का परिधि का सूत्र निकालेंगे। तो इसका परिधि क्या होता है, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, ठीक है ना। 2 पाई का मान 22/7, आर यहाँ पर कितना है 7, ये 14 हम अपने मन से ले लिए हैं, ठीक है ना, ताकि ये 7 से कटने में सुविधा हो। तो 14 लिए तो त्रिज्या आधा 7 हो गया। इसका क्या होगा परिधि,
परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो 2 पाई का मान 22/7, आर कितना है यहाँ पर, तो 14 लिए थे यहाँ पे दोगुना कर दिया 28, तो 14 हो गया, यानी यहाँ आर 14 है। इसलिए अनुपात ज्ञात करने के लिए कहता है किसका, नई वाली का जो बाद में बना है, नई वृत्त का परिधि, नई वृत्त का परिधि बटे पुराने वृत्त का परिधि, पुराने वृत्त का परिधि। तो नई वृत्त परिधि क्या है, 2 गुना 22, यहाँ देखिए कर ही लेते हैं, 7 एकम 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 22 चौके 88, 22 चौके 88। इसका कितना आया, 88 सेंटीमीटर आया। और पुराने वाला कितना आया, 44 सेंटीमीटर आया। सेमी सेमी कैंसिल, 44 दूनी 88, 2/1 यानी 2:1। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। इसको समझिए, हम अपने मन से क्या किए, मान लिए कि व्यास 14 है, त्रिज्या कितना हो जाएगा r, इसका आधा होता है 7 हो गया, यहाँ इसका 2 गुना करके 28 ले लिए, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, त्रिज्या 14 हो जाएगा। वृत्त का परिधि जो होता है, इस ये चारों तरफ का जो दूरी होता है 2πr होता है। तो 2π का मान 22/7 होता है, गुना r जो है ना, यहाँ पे जानबूझ के 14 लिए थे ताकि r 7 होगा तो 7 कैंसिल करने में हमको सुविधा होगी। हमको तो बस सवाल होना चाहिए, 7 फिनिश, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर यहाँ पर हमको मिला, 44 सेंटीमीटर मिला। इसका दुगुना जब किए तो यहाँ पर 28 हो गया था व्यास, 14 28, तो त्रिज्या भी 14 हो गया था। इसका परिधि निकाले तो 2πr, 2 गुना पाई का मान 7 गुना r यहाँ पर 14 है, तो 7 दूनी 14 बार में कटा, 22 दूनी 44 दूनी 88 हो गया। तो कहता है 88 सेंटीमीटर हो गया। कहता है अनुपात ज्ञात कीजिए, किसका, नई का। तो जो पहले लिखा है वो ऊपर, तो नई ऊपर, जिससे कह रहा है पुराने से तो पुराना नीचे। तो नई का 88 आया, पुराना का 44 था, सेमी सेमी कट गया, 44 का 44 एक बार में, 44 दूनी 88, 2/1, यानी इसको 2:1 हम लोग कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ये तो हम मान रख के बनाए, अब हम बिना मान का भी एक बना के दिखाते हैं। पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इस बार हम बिना मान रखे हम बता देते हैं, ठीक है। ये d का आधा r होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर d लिए और दोबारा जो बना है इसका 2 गुना कर दिए, यानी कि d को 2 गुना कर दिए, 2 गुना d 2d हो गया, यानी यहाँ व्यास d है, यहाँ व्यास 2d हो गया। देखिए वृत्त में एक होता है d जो होता है ना वो 2r के बराबर होता है। जैसे आपको बताए ना अभी कि r जो होता है ना त्रिज्या, r मतलब त्रिज्या जो होता है ना व्यास की आधी होती है। तो ये 2 यहाँ भाग में है, इधर क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, यानी कि r गुना 2, इधर क्या बच जाएगा d, इसको उल्टा के लिख दीजिए। तो d बराबर क्या हो जाएगा, r गुना 2, यानी कि d को लिखिएगा तो ये आपको 2r होता है। 2r के बदले आप d लिख सकते हैं, d के बदले 2r लिख सकते हैं, ठीक है। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि ये दिया हुआ है, इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तीनों गुना में है ना, इसको पलटा के, इसको गुना में आगे पीछे करने को फर्क नहीं पड़ता है। तो r को हम पहले देंगे, पाई को बाद में, 2πr को आप 2r पाई भी कह सकते हैं। अब देखिए 2r के बदले हम क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं, तो ये हो गया d पाई, इसको हम चाहें तो पाई d भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका देखिए, इसका जो परिधि होगा, इसका जो परिधि होगा 2πr है, तो r को लिख दीजिए पहले 2r पाई, 2r के बदले में क्या लिखेंगे, d, क्या लिखेंगे d, लेकिन d यहाँ 2 गुना है, लेकिन d क्या है यहाँ पर 2 गुना है, d यहाँ पर 2 गुना है, तो इसके बदले लिखेंगे 2d, इसके बदले लिखेंगे 2d पाई। अब इसीलिए अनुपात निकालेंगे, इसीलिए अनुपात निकालेंगे किसका, नए वाले का 2d पाई का, किससे, पाई d से, पाई से पाई कैंसिल, d से d कैंसिल, यानी कुछ तो 1 है, यानी 2/1, यानी 2:1, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। आप ऐसे भी इनको निकाल सकते हैं, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल उसके क्रमों को पलटने पर भी समान रहता है, यह गुणधर्म कहलाता है। चंद सेकंड का आंसर, 1 सेकंड का इसका उत्तर होगा। देखिए संख्याओं का गुणनफल उनके क्रमों को पलटने, क्या लिखा है, क्रमों को पलटने, क्रमों को पलटने, क्रमों से आप ले लीजिए क्रम, अब पलटना बदलना होता है विनिमय, क्या होता है, विनिमय, यानी क्रम विनिमय नियम का क्रम विनिमय गुण होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है।
ठीक है, हो गया। अब थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं आपके साथ और सब ऑप्शन पे। पहला कहता है साहचर्य नियम, पहला कहता है साहचर्य नियम, और ये क्रम विनिमय नियम होता है। साहचर्य नियम जो होता है ये सब प्लस और गुणा में ही काम करता है। यहाँ पर गुणनफल है इसीलिए काम करता है, कभी भी घटा और भाग में काम नहीं करता है, इसी दोनों में खाली काम करता है, इसमें काम नहीं करता है। साहचर्य नियम हुआ कि साथी बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये भी नियम प्लस और गुना, जोड़ और गुना में ही काम करता है, घटा और भाग में नहीं करता है। साहचर्य नियम क्या है सो देखिए, कहता है कि कहीं पर 3 जोड़ 4 जोड़ 5 है, और कहीं फिर दूसरी जगह 3 जोड़ 4 जोड़ 5 है, ठीक है। अभी 3 और 4 को ब्रैकेट से घेर दिए, इधर हम 4 और 5 को ब्रैकेट से घेर दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साहचर्य नियम को याद हम इस तरीके से कराते हैं कि यहाँ 4 का साथी 3 था, लेकिन यहाँ 4 का साथी 5 हो गया है, तो साथी बदल गया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया आपको साहचर्य नियम, और इस गुण को बोलते हैं साहचर्य गुण। कैसे वो देखिए, इसका अर्थ तो यही ना हुआ, ब्रैकेट का अर्थ पहले ब्रैकेट क्रिया होगी। इसको देखिए हल करेंगे तो पहले ये जुटेगा, ब्रैकेट का पहले जुटेगा, 4 3 7 + 5, इधर क्या होगा 3 तो रहेगा ही रहेगा, पहले ब्रैकेट में जुटेगा, 5 4 9, दोनों को जोड़िए, 7 5 12, इधर भी 7 9 3 12, इधर भी, कोई फर्क पड़ा नहीं, ब्रैकेट की क्रिया पहले होगी, ठीक है। ये हुआ आपको साहचर्य गुण, और ये भी प्लस और गुना में ही काम करता है, घटा और भाग में काम नहीं करता है। चलिए क्रम विनिमय नियम पे, क्रम, और इसका जो है गुना में इस तरीके से आप कर सकते हैं, 3 गुना 4 गुना 5 मान लीजिए है, इधर भी 3 गुना 4 गुना 5 है। यदि यहाँ पर इनके साथ ये है और यहाँ पर इनके साथ ये है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रैकेट का अर्थ हुआ पहले से गुना होगा, 4 3 12 गुना 5, और यहाँ इसका अर्थ हुआ कि 3 गुना, पहले ब्रैकेट का 5 चौके 20, 12 5 60 इधर भी होगा, 20 60 इधर भी होगा, कोई फर्क नहीं ना पड़ा। तो इसको बोलते हैं, प्लस बनाना है, इसको बोलते हैं योग का साहचर्य नियम, और इस गुण को बोलते हैं साहचर्य गुण। यहाँ गुना बनाना है, इसको बोलते हैं गुना का साहचर्य नियम या गुण। अब आते हैं हम क्रम विनिमय नियम पे। जैसे 3 जोड़ 4 है, ठीक है, हम इसको उल्टा के लिख दिए 4 जोड़ 3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ अंतर क्या आया है कि पहले वाला अंतिम, अंतिम वाला पहले हो गया है। इससे जोड़ और गुना में, इससे जोड़ और गुना में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं कि प्लस जोड़ और गुना में क्रम विनिमय नियम या गुण फॉलो करता है, घटा और भाग में नहीं। ये तो हो गया जोड़ का, लेकिन यहाँ बात चल रहा था गुना का ना, तो यहाँ देखिए 3 गुना 4 जितना होगा उतने 4 गुना 3 होगा। क्या किए हम, क्रम को पलटे हैं, क्रम मतलब सीरियली, जो पहले था उसको अंतिम, जो अंतिम था उसको पहले किए हैं, और इसको करने से इसके गुणनफल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, ठीक है ना। और इस गुण को बोलते हैं क्रम विनिमय गुण, मतलब कि क्रम को पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीरियली, क्रम मतलब सीरियल बदलने से, 4 3 12, 3 चौके 12, 4 3 12, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। तो यहां इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं जोड़ है ना, इसको बोलते हैं योग का क्रम विनिमय नियम, और इस गुण को बोलते हैं योग का क्रम विनिमय गुण। यहां गुना बनाना है तो इसको बोलते हैं गुना का क्रम विनिमय गुण, और इस नियम को बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। और देखिए यदि 3 जोड़ 4 जोड़ 5 है, इसको आप चाहें तो 5 जोड़ 4 जोड़ 3 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जोड़ में है, सिर्फ ये यहाँ चला गया है, अंतिम वाला पहले, बीच वाला बीच में ही है, अंतिम वाला शुरू वाला यहाँ पर अंतिम में चला गया है। इस तरह गुना में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 गुना 4 गुना 5 है ना, इसको आप चाहें तो 4 गुना 3 गुना 5 कर दीजिए, क्रम को पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है जोड़ और गुना में। इसको हम लोग ऐसे समझाते हैं, a + b + c बराबर a + b + c, b के साथ a, यहाँ b के साथ a, ये हुआ साहचर्य नियम। क्रम विनिमय नियम जो हुआ ऐसे समझिए इसको, a + b + c बराबर c + b + a, मतलब क्रम को पलट दीजिए। अब ये तो समझ गए, यहाँ है आपको व्युत्क्रम गुण, क्या है व्युत्क्रम गुण। देखिए a का यदि योज प्रतिलोम पूछेगा, योज प्रतिलोम या व्युत्क्रम, तो a प्लस में तो इसका माइनस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए -5 का पूछा, 5 का पूछेगा योज प्रतिलोम, तो प्लस
में 5 है तो -5 हो जाएगा, यानी जोड़ने के बाद 0 हो जाए। ठीक उल्टा इसी का यदि a का गुणन प्रतिलोम पूछे तो 1/a हो जाएगा, है ना, उलट जाता है, यहाँ नहीं पूछता 1/1 है ना, तो ये पलट के 1/1 हो जाएगा। मान लीजिए कहीं 1/y का गुणन प्रतिलोम पूछेगा तो ये हो जाएगा y/1 यानी कि y हो जाएगा। ये हो गया व्युत्क्रम गुण। और तत्समक गुण क्या होता है? तत्समक गुण देखिए क्या होता है। तत्समक गुण दोनों का हम समझा देते हैं, जोड़ का भी और गुणा का भी। तत्समक गुण जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़े वही होता है तत्समक गुण। जैसे 5 है, इसमें क्या जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 5। इस गुण को बोलते हैं तत्समक गुण। गुणा में मान लीजिए 5 है, ठीक है, किससे गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 से गुना करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा 5। तो ये हो गया आपको योज का तत्समक गुण, ये हो गया आपको गुणा का तत्समक गुण। इस पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे आपको आगे। फिलहाल तो आपको यही देखना था कि गुणा में और क्रम बदलता है तो क्रम विनिमय गुण। ठीक है, हम विस्तृत चर्चा करने लगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक आपको अच्छा लगता है तो इनको शेयर करें और लाइक कमेंट्स भी करें। आप लोगों का यहाँ तक क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।